हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जीएस पेपर 2 की यूनिट 2 कर रहे हैं और इसके बाद एक सेशन और आएगा। उसके बाद हमारी यूनिट 2 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, एज इट इज़ नोट्स बनाना है। बहुत बेहतरीन कंटेंट है, विश्वास करिए। स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से इसमें कंप्लीट करा रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना, जीएस पेपर 2 में ही यूनिट नंबर 17, 18, 19 और 20 जो इंटरनेशनल रिलेशन से लगती है उसके भी सेशन आते रहते हैं। हफ्ते में 2 दिन आते हैं, एक संडे को और एक आते हैं थर्सडे को। ठीक है, तो 2 दिन आते हैं। तो जब भी संडे और ये आएगा तो इस सेशन ज़रूर लेके आऊँगा, है ना, इतनी कोशिश रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सरकार जो है मतलब जो राज्य सरकारें हैं तथा स्थानीय इकाइयों के मध्य जो अंतर संबंध है उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ आज का सेशन और एक सेशन और आएगा, हमारा जो स्थानीय सरकार है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यूपीएससी का बहुत हॉट पॉट टॉपिक है, मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी लगातार पूछती है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम स्थानीय निकायों के संबंध में राज्य विधानमंडलों को व्यापक शक्तियों से कानून बनाकर स्थानीय निकायों को दायित्व एवं शक्तियां प्रदान कर सकें ताकि वह यह स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 73वां 74वां संविधान संशोधन हमें यह बताता है कि जो राज्य विधानमंडल हैं वो क्या करें, कानून बनाएं और कानून बना के स्थानीय निकायों को क्या दें, दायित्व दें और शक्तियां प्रदान करें, जिससे वो स्वायत्त होकर एक इकाई के रूप में और एक प्रशासन में अपनी भूमिका को निभा सकें। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं और कुछ स्वायत्त जहां उनको आज़ादी भी दी गई है। तो कमियां क्या क्या हैं, नंबर 1, राज्यों द्वारा मात्र संवैधानिक औपचारिकता निभाई जा रही है, यह एक बड़ी कमी है। दूसरा है, एक पक्षीय संबंध के नाते कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते। एक पक्षीय कदम, सीधी सी बात है, जो नीचे के तबके हैं, जो विधान मतलब कि स्थानीय निकाय हैं, उनका जो है सीधा सी बात है, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट किसके ऊपर है, राज्य सरकार के ऊपर। ये कोई भी बात कहते हैं तो राज्य सरकार उसको माने या ना माने, इस वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है किस चीज़ को लेके, अपनी स्वायत्ता को बचाने को लेके। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह एक पक्षीय संबंध है। ठीक, दो पक्षीय क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इनकी बातें सुनी नहीं जाती हैं। ठीक है, और जो भी सुनी भी जाती है तो बहुत कम मतलब में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राजनीतिक दुष्प्रवृत्तियों का बहुत ज़्यादा विद्यमान है यहाँ पे, यह भी एक बहुत बड़ी कमी है। और अगला, चुनाव प्रक्रिया बेहतर लचीली और जल्दबाजी है। कभी कभी देखा जाएगा तो बहुत जल्दबाजी में हो जाएगा, नहीं तो कभी कभी बहुत लेट में और बहुत लचीली, मतलब कोई भी नियम फिक्स नहीं है। ठीक है, इस वजह से राज्य विधानमंडल जो है वो इसे अपने क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कुछ ऐसा मामला यहाँ चलता रहता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ अब सुधर रही हैं भारत में लगातार, क्योंकि जान रहे हैं जब से ये लगा है तब से लगभग अभी देखा जाए तो 25 साल के आसपास का समय बीत चुका है। तो ये कमियों को दूर करना है ना, तभी हम क्या कर पाएंगे, जो हमारा संविधान सिखाता है विकेंद्रीकरण, है ना, एक संघ वाली बात, तो वो तभी हो पाएगी ये कमियां दूर करने के बाद। उनको आज़ादी कहाँ कहाँ मिलती है, स्वायत्ता, संबंधों का सहयोगी प्रकृति का होना आवश्यक, तब वो स्वायत्त होंगे। आगे, राज्य सरकारों द्वारा अच्छे कार्य और उन्हें सम्मानित करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। जो पंचायतें या जो स्थानीय निकाय मतलब नगर वगैरह जो बेहतर काम करके दिखाएं, उनको क्या हो, सम्मानित किया जाए और उनको अलग से वित्तीय सहायता और शक्तियों को हस्तांतरित किया जाए, जिससे वो और बेहतर काम करेंगे। अगर वो बेहतर काम करेंगे उससे राज्य सरकार की ही बड़ाई होगी ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ये कदम उठाया जा सकता है जिससे उनको सहायता मिलेगी। आगे, शक्तियाँ एवं वित्तीय स्रोत सौंपा जाए। ठीक है, केरल राज्य के स्थानीय मॉडल को अपनाया कर। ठीक है, और बस यही एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है इसके अलावा आपको ये नहीं बताना है केरल राज्य में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वो सबको पता है कि अगर आप इतना लिख रहे हैं तो आपको पता है केरल राज्य। ठीक है, आगे, राजनीतिक अखाड़ा बनने से बचाना है। ठीक, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो स्वायत्ता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, और जो कमियां हमने देख ही ली। आगे, सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में न्यायालय ने पाया कि 23,000 ग्रामीण स्थानीय निकायों के अलावा
मध्य प्रदेश में 321 शहरी स्थानीय निकायों में 2019-20 के बाद चुनाव नहीं हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, भारत की स्थानीय निकायों की स्थिति को तो बताता ही बताता है। ठीक, तो इससे सतर्क रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कमी है। ये कमी क्या दिखाता है, वही कि चुनाव प्रक्रिया बेहद लचीली है और बहुत कहीं ना कहीं जल्दबाजी है। तो अगर पूरे भारत में 23,000 ग्रामीण स्थानीय निकाय और मध्य प्रदेश में 321 शहरी स्थानीय निकाय में अगर चुनाव ही नहीं हुए 2019 और 20 के बाद, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, पिछले 2 साल से अभी तक वहाँ चुनाव नहीं हुए हैं, तो स्थानीय शासन का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आगे, संबंधों को बेहतर बनाने में सुझाव, है ना, जैसे स्थिति सुधारने में भी ग्रामीण एवं शहरी विकास संबंधी स्टैंडिंग कमेटी 2018 की कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सुझाव दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, ग्रामीण एवं शहरी विकास संबंधी जो स्टैंडिंग कमेटी है 2018 में यहाँ कमेटी बनाई गई थी, उसने कुछ बताया कि भैया इन इन मुद्दों पे अगर सुधार कर लिया जाए तो उम्मीद है क्या होगा, वो जो स्थानीय सरकार है वो बेहतर कर पाएंगी। जैसे नंबर 1 क्या है, ग्राम सभा की बैठकों में पंचायत सदस्यों, महिलाओं आदि की भागीदारी के लिए राज्य सरकारों को कोरम तय कर देना चाहिए। जैसे जो भी ग्राम सभा की बैठक होती है या तो उसमें क्या हो कि जो पंचायत के सदस्य हैं वो कितने होने चाहिए, महिलाएं कितनी होनी चाहिए, अलग से जो स्थानीय लोग हैं वो कितने होने चाहिए। तो एक कोरम बन जाएगा तो क्या होगा, इतने लोग मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो क्या होगा, जो पंचायतें हैं वो उनका जो क्या होगा, कंपलसरी हो जाएगा उनको करना, भाई बैठकें करना कंपलसरी है और कोरम करना कंपलसरी है। तो समाज में क्या होगा, भ्रष्टाचार कम हो पाएगा और कहीं ना कहीं प्रशासन में एक प्रभावी कदम उठ पाएंगे। ठीक है, इसलिए चलिए अगली बात करते हैं। केंद्र तथा राज्य वित्त आयोग के अनुदानों की निगरानी की जानी चाहिए। बिल्कुल की जानी चाहिए। क्यों कि भैया देखो, केंद्र या राज्य अगर पंचायतों को या जो स्थानीय इकाइयां हैं उनको कुछ अनुदान देते हैं तो वो उस अनुदान का कहाँ उपयोग कर रहे हैं इस पर निगरानी रखना चाहिए। और देखिएगा उसके बाद ना कई सारी गवर्नमेंट ने ये करना शुरू किया है। ठीक, तो उसका प्रतिफल देखो होता क्या है ना, हम दूसरों में कमियां निकालने में बहुत आगे होते हैं, इसीलिए ये कदम बहुत तेज़ी से उठाए जाएंगे, लेकिन पहला कदम अभी नहीं उठाया गया होगा। विश्वास करिए। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों को विशेषज्ञ मतलब उनको विशेषज्ञता दी जाए कि विषय में प्रशिक्षण देना चाहिए। जैसे अब ग्रामीण विकास के बारे में उनको ठीक ठाक पता होता है लेकिन विशेषज्ञता नहीं होती है, तो अगर उनको हम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से उनको थोड़ी सी विशेषज्ञता दे दें तो वो प्रतिनिधि क्या कर पाएंगे, बहुत बेहतर काम कर पाएंगे और अपने समाज को बहुत ही जो उनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं उनसे वो बचा पाएंगे। ठीक है, चाहे वो शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके किसी भी चीज़ को लेके या बुनियादी ढांचा जो गांव में होता है उससे रिलेटेड, है ना, तो उसकी विशेषज्ञता का होना आवश्यक है। तो इस पे क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए। ये बातें बता कौन रहा है, ये बातें बता रहा है ग्रामीण एवं शहरी विकास संबंधी स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, अगर सुझाव देने की बात है तो यहाँ से लेके आप बहुत अच्छे अपने उत्तर को लिख पाएंगे। आगे, इनकी भी बजट का प्रावधान होना चाहिए जिससे कार्य प्रणाली और अधिक संगठित हो सके। ठीक है, तो हाँ मैं मानता हूँ कि अगर भैया उनका बजट का प्रावधान होगा तो उनकी जो कार्य प्रणाली है बिल्कुल वो सही होगी। जैसे आप भी मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अगर को हर महीने अगर आप कहीं रूम रेंट लेके रह रहे हैं तो हर महीने एक बजट आपको मिलता होगा, उसी बजट में आप अच्छा कर पाते हैं ना, कोशिश करते हैं उसी बजट में रह के बहुत बेहतर कर पाएँ। तो उसी तरह अगर इनका बजट का प्रावधान होगा तो इनकी भी कार्य प्रणाली सबसे इम्पोर्टेंट है, संगठित हो पाएगी। बेहतर की तो बात जाने दीजिए, बेहतर होने में समय लगता है लेकिन संगठित बन पाएगी, यह एक बेहतर कदम होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। जैसे ईंधन और चारा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, बिजली वितरण सहित ग्रामीण बिजलीकरण, गैर औपचारिक शिक्षा, लघु स्तर के उद्योग आदि को स्थानीय निकायों को प्राथमिकता के आधार पर हस्तांतरित किए जाएं। ये सब इम्पोर्टेंट काम है। देखो ये सब ज़्यादातर ग्राम में ही काम होते हैं, स्थानीय निकाय इनको बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। तो राज्य सरकार को चाहिए कि इनका जो कार्य है ना वो कहीं ना कहीं स्थानीय निकायों को प्राथमिक तौर पर स्थापित कर दें। जैसे ईंधन और चारा, भाई
राज्य सरकार क्यों अपने हाथ में रखे, इनको दे देना, सीधी सी बात है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना, जैसे बिजली वितरण सहित ग्रामीण बिजलीकरण, जो जितना भी ग्रामीण का बिजलीकरण है वो इनके तहत होने लगे। देखो सीधी सी बात है, कितना बेहतर काम होगा। गैर औपचारिक शिक्षा, अब गैर औपचारिक शिक्षा क्या होती है? ऐसी शिक्षा जहाँ पे औपचारिकता होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको करना कंपलसरी होता है, उसे कहेंगे गैर औपचारिक शिक्षा। तो वो चीज़ यहाँ डाली जाए, जैसे कक्षा 5 तक की या 10 तक की पढ़ाई। ठीक है, आगे लघु स्तर के उद्योग, जो छोटे छोटे गांव में उद्योग पनपते हैं, बुनाई का काम, कताई का काम, है ना, जैसे लोहार का काम होता है, तो ये सब जो लघु स्तर के उद्योग हैं वो स्थानीय निकाय बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे अगर उनको ये चीज़ें दे दी जाएँ तो। ठीक है, ये कौन कह रहा है? स्टैंडिंग कमेटी, ध्यान रखिएगा। अगली बात है धनराशि का समय सही कार्यों का हस्तांतरण करना चाहिए। देखो धनराशि का सही समय पर उसके कार्यों के लिए हस्तांतरित कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई काम के लिए ग्राम सभा ने बताया कि ये हमें काम करना है ना, और पता चला कि यह कार्य जो है वो बरसात के पहले हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, और पता चला बरसात में ही उसका बिल पास हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो चीज़ें सही समय पे कंप्लीट नहीं हो पाएंगी और उसका दुष्परिणाम ही होगा और पैसा डूबेगा ही। ठीक, तो ये ना हो, धनराशि सही समय पे हस्तांतरित हो और कार्य के हिसाब से, जिससे आर्थिक विकास हो सके। साथ ही सामाजिक ऑडिट जरूरी है, मतलब सोशल ऑडिट करना। सोशल ऑडिट मतलब समाज में जाके, ठीक है, केंद्र सरकार को क्या करनी चाहिए, नगर में कुछ कमेटी तो बनाई होगी, वह कमेटी क्या करे, वहाँ जाके समाज के लोगों से पूछे कि जो जो बातें हैं क्या वो पूरी हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। अगर नहीं हो पा रही हैं तो समाज देखिए कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अगर आप 100 लोगों से सैंपल लेंगे तो उसमें से 70 लोग सही ही बोलते हैं, 30 लोग भले ऐसा हो लेकिन 70-80% रिजल्ट सही आता है। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वर्ड आप जरूर यूज़ करिएगा एग्जाम में, सामाजिक ऑडिट या सोशल ऑडिट। आप सामाजिक ना लिखिए, सोशल ऑडिट लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? देखो अभी तक तो हमने ये देख लिया क्या समस्याएं थी वो थी, लेकिन अब देख लेंगे 73वें संविधान संशोधन की क्या प्रमुख विशेषता है। आइए देखिए, इस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा भाग 9 के तहत 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषय की व्यवस्था की गई। कितनी की विषय की? 29 विषय की व्यवस्था की गई। ठीक है, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए इस अधिनियम को 1992 में लाया गया था। कब लाया गया था वो? 1992, क्योंकि हम चाहते थे लोकतंत्र की स्थापना हो, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाए, इसीलिए 1992 में ये लाया गया। आगे इसके तहत पंचायती राज संस्थानों में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन एक प्रणाली है जो ग्रामीण विकास के नियोजन, क्रियान्वयन तथा ग्रामीण लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अनुभव कराना हमारा लक्ष्य था। ठीक है, तो अगर आपसे 73वें संविधान संशोधन की कुछ बातें पूछे तो आप ये लिख दीजिएगा। अगर प्रावधान पूछे तो 2 टाइप के प्रावधान है, एक अनिवार्य है और दूसरा स्वैच्छिक है, तो इस पे भी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करता है, जहाँ पे नियोजन, क्रियान्वयन और ग्रामीण लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करना ही और उनकी जिम्मेदारी को अनुभव कराना ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे अनिवार्य प्रावधान की। देखिए अनिवार्य प्रावधान में क्या क्या चीज़ें हैं। अनिवार्य में सबसे पहला है ग्राम सभाओं का गठन करना, ये हमारा अनिवार्य है। अगला, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो ये भी अनिवार्य प्रावधान दिए गए हैं कहाँ पे? 73वें संविधान संशोधन में, कि मतलब ये जो राज्य सरकार है उनको करना कंपलसरी है भैया, ये करना कंपलसरी ही है, ध्यान रखना। आगे न्यूनतम आयु कितनी होगी? 21 वर्ष। सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाते हैं, जितने भी स्तर हैं वहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव हो और उनके तहत ही सीटें भरी जाएं, इसीलिए देखिए ग्राम में प्रधानी का चुनाव होता ही होता है। ठीक है, आगे जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया जाए, ये तो बिल्कुल है ना। ध्यान रखना महिलाओं के लिए सिर्फ 1/3 है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या का अनुपात। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, महिलाओं का 1/3 होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। ठीक, चलिए आगे
चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर, कितना हो, प्रत्येक 5 वर्ष पर। इसमें यदि इससे पहले भंग कर दिया जाए तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव करवाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मिनिमम 5 वर्ष आप जानते हैं, प्रधानी 5 साल की तो होती ही है, लेकिन अगर उससे पहले राज्य सरकार ने उसको भंग कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाएगा। लेकिन 5 साल बीतने में अगर 6 ही महीने बचे हैं तो ध्यान रखना, तब चुनाव नहीं होंगे, तब नया चुनाव ही होगा। ठीक है, आगे, प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्येक राज्य में, है ना, क्या करेंगे, एक राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। अच्छा, ये राज्य वित्त आयोग क्या करेगा भाई, ध्यान रखना, यह जो राज्य वित्त आयोग होगा वो क्या करेगा, वो ये बताएगा कि जो स्थानीय शासन है उनको कितना वित्त दिया जाए। ठीक है, ये यही निर्माण करेगा। तो ये कुछ अनिवार्य कार्य थे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्वैच्छिक कार्यों की। किसकी बात करते हैं, स्वैच्छिक प्रावधान की। ध्यान से देखिएगा, जो अनिवार्य कार्य हैं वो हमें करना मस्ट है। स्वैच्छिक वाले सिर्फ क्या है कि हाँ, उसको करे या ना करे वो केंद्र सरकार, मतलब जो राज्य सरकार है उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। अब देखिए, स्वैच्छिक प्रावधान में कहा जाए, इन निकायों में केंद्र और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को मतदान का अधिकार, ये राज्य सरकार इसको दे भी सकती है अधिकार और नहीं भी दे सकती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला, ठीक है, अगला, पंचायती राज संस्थानों को कर, शुल्क आदि के संबंध में वित्तीय अधिकार तथा स्वायत्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। यह भी क्या है, एक तरह का स्वैच्छिक अधिकार है। बस इसी वजह से पता है जितनी चीज़ें हैं सब गड़बड़ है। अगर इसी को अनिवार्य कर दिया जाए ना तो बात बेहतर बन जाएगी। अब अगर आपसे कहा जाए कर, शुल्क आदि के संबंध में वित्तीय अधिकार तुम्हें देंगे, ये मेरे ऊपर है, भैया कोई अपना पैसा किसी को देना चाहेगा, नहीं चाहेगा ना। सरकार कहेगी देखो वित्त आयोग जितना दे रही इसी में काम कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन यही चीज़ें अनिवार्य होती तो क्या हो पाता, सीधी सी बात है, ज़्यादा स्वायत्त बना पाते हम कहीं ना कहीं उसको। लेकिन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जब ये बनाया गया ना एक्ट 1992 में, तब उतनी अच्छी स्थिति हमारी तो थी नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे तो भारत सरकार के पास थे नहीं ना, और राज्य सरकारों की भी स्थिति खराब थी। क्यों, क्योंकि राज्य सरकार जो थी वो भी तो कहीं ना कहीं केंद्र के ऊपर ही डिपेंडेंसी थी। और भैया राज्य सरकार ये कहती थी अगर हमारे ऊपर इतना बर्डन डाल देंगे तो हमसे क्या मतलब है, केंद्र हमें पैसा दे रहा है, हम उठा के सीधा उन्हीं को दे देना, हम काम क्यों करें। इसी वजह से इसको हमने स्वैच्छिक में दिया। ठीक है, अब स्वैच्छिक में दिया तो, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं, अब इसको क्या करना चाहिए, अनिवार्य करना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम लोग 74वें संविधान संशोधन की। देखिए, 73वां संविधान संशोधन किसके लिए है, पूरा ग्रामीण के लिए है, और 74वां संविधान संशोधन किसके लिए है, पूरा नगरीकरण के लिए है। ठीक है, अब इसमें लिखा है 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 बी से लेकर 243 जेड जी तक है। यह संशोधन देश भर में त्रिस्तरीय नगर निकायों की स्थापना करता है। छोटे शहरी क्षेत्र हैं तो वहाँ नगर पंचायत होगी, थोड़े बड़े शहरी क्षेत्र हैं तो नगर परिषद होगा, जिसे हम म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं। अगर बहुत बड़ा राज्य है जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, या आप कह सकते हैं कि मुंबई हो गया, है ना, यहाँ की जो नगर निगम के चुनाव होंगे उन्हें हम कहेंगे नगर निगम। क्या बोलेंगे, नगर निगम, ध्यान रखिएगा, इसे हम कहेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक, इसीलिए वहाँ कहा जाता है एमसीडी के चुनाव है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग आरक्षण। 73वें संविधान संशोधन की तरह ही यहाँ पे भी आरक्षण दिया है कि अनुसूचित जनजाति और जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है उसके संख्या के आधार पर महिलाएं 1/3 होंगी। ठीक है, आगे अनुच्छेद 243 में स्पष्ट प्रावधान है कि नगरीय प्रशासन में विशिष्ट ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को बैठक में मतदान देने का अधिकार नहीं होगा। अब जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो नगर के बहुत बेहतर पर्सन हैं, उनको क्या किया जाता है ना, उनको बुला लिया जाता है कि आइए जो बैठकें होंगी उसमें आप भाग लीजिए और अपने बातों को बताइए कि हम इस नगर में कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब उन्होंने बात बताई, लेकिन जब भी उस पर वोटिंग होगी ना तो उनके पास वोटिंग की पावर नहीं होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, लेकिन सांसदों और विधायक अगर ये दोनों भी वहाँ बैठे हैं मीटिंग में तो उनको, उनके ऊपर यह प्रावधान नहीं लागू हो सकता, मतलब वे वोटिंग कर सकते हैं। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि सीधी सी बात है, ये भी प्रतिनिधि हैं लोगों की और इन सब से तो बड़े हैं,
इस वजह से इनको क्या किया गया है, प्रावधान दिया गया है कि ये वोटिंग कर पाएंगे। ठीक है। स्वैच्छिक में जैसे उसमें स्वैच्छिक में सब कुछ था, वैसे यहाँ भी स्वैच्छिक में सेम है। ठीक, ध्यान रखना, बस ये बातें अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सॉरी अनिवार्य में, है ना, स्वैच्छिक की तो बात अलग है, ये हम अनिवार्य पढ़ रहे थे। चलिए अब बात करेंगे हम लोग स्वैच्छिक। देखिए स्वैच्छिक में क्या क्या है, 2 बातें 3 बातें हैं, ध्यान रखना। पहला, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण प्रदान करना, ये स्वच्छ उनके जो राज्य सरकार है उनकी इच्छा पे ही डिपेंड होता है कि वो करे या ना करे। आगे, करों, शुल्कों, टोल, और टोल मतलब जानते हैं आप, हाईवे पे जो गाड़ियाँ आती जाती हैं उसे टोल कहते हैं, वहाँ पे अगर कोई कर लगाया जाए तो। ठीक है, और शुल्कों आदि के संबंध में वित्तीय अधिकार देना, ये भी क्या है भाई, स्वैच्छिक है। लेकिन अब इसको अनिवार्य करना, मुझे लगता है कि अनिवार्य कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे, स्वायत्तता देना और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं को तैयार करने में शक्तियाँ प्रदान करना। देखो पहले क्या होता था ना कि एमसीडी को अगर कुछ करना है अपने क्षेत्र में, तो वो जो योजना पास करती थी, वो योजना राज्य सरकार उसको पास करेगी, तब जाके वो लोग काम कर पाते थे। ये स्वैच्छिक है ना। तो अगर राज्य सरकार कहेगी तुम इसी पे योजना बना सकते हो, तो वो उसी पे बनाएगी। टोटल ज्ञान किसका रहेगा, टोटल राज्य सरकार का। राज्य सरकार ही बताएगी भैया ये करो, तभी तुम कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये कौन बता रहा है ये बात, ये बता रहा है हमारा संविधान। ठीक है, इसीलिए क्या है, राज्य सरकारें अपने मन का काम किसमें कर पाती हैं। अगर उसको योजना तैयार करना और आर्थिक विकास के लिए कोई कदम उठाने की भी पावर नहीं है, तो आपको क्या लगता है ये विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि नहीं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, है ना, जैसे कर्मयोगी प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें मैंने क्वेश्चन दिया है, तो वहाँ पूछा जाए कि क्या ऐसा हो सकता, मतलब कि उसमें क्वेश्चन मैंने दिया था, क्वेश्चन ही नहीं याद आ रहा, मैं भूल गया। चलो ठीक है ना, ध्यान रखना इसको कि क्या कि स्वायत्तता देना, मतलब आर्थिक विकास के लिए कोई योजना बनाना, उसकी शक्तियाँ प्रदान करना राज्य सरकार के हाथ में होता है। और राज्य सरकार का ये स्वैच्छिक, मतलब उसकी इच्छा के आधार पर ही बात कही गई है। ठीक है, तो चलिए मुझे लगता है यह सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, मेरी कोशिश है कि लगातार क्लासेस चलें और चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग समय के अंदर कंप्लीट कर पाएँ। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं था, इसीलिए एक ही सेशन ला पाता था। ठीक है, गले में खराश ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक बोलने के बाद गला बैठ सा जाता है ना, इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश रहेगी जल्द लगातार सेशन आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पढ़ते रहिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, तब तक थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।